तो आप बताइएगा कि स्लाइड दिख रही है सही। जी, सभी मुझे बताएंगे कि क्या उनको जी सबसे दिख रही है। जी। तो हम सारा ये कर चुके थे। हम फिर हम नी जॉइंट हमने किया था। नी जॉइंट के बाद अब हम आए हैं अपने इंटरवर्टिब्रल जॉइंट पे। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट हम कहेंगे वर्टिब्रा, दोनों वर्टिब्रा के बीच का जो खाली स्पेस है या दोनों हड्डियां जो मिलती हैं वो जॉइंट बनाती हैं, तो दैट इज द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। तो इंटरवर्टिब्रल स्पेस के बारे में हम बात करते हैं। दो जो हड्डियां होती हैं हमारी रीढ़ की हड्डियों का जो वर्टिब्रा होते हैं, जो हमारे मेरुदंड के जो हमारी हड्डी होती है, उन दोनों के बीच में थोड़ी सी खाली जगह होती है, या वही जो हमारा पूरा वो जॉइंट बनता है एक तरह से। तो उन दोनों के बीच में जो उसको कवर करती है, वहां पे प्रेजेंट होती है हमारी कार्टिलेज, या हम उसको डिस्क बोलते हैं, दोनों वर्टिब्रा के बीच का। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वो डिस्क कार्टिलेज की बनी हुई होती है, फाइब्रो कार्टिलेज होती है बेसिकली। मैंने आपको जब बताया था कि जो कार्टिलेज भी हमारी 3 प्रकार की थी, है ना, हाइलीन, फाइब्रो, इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये हमारी फाइब्रो, इसमें फाइब्रोस ज्यादा होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज में भी हमारी इलास्टिसिटी भी होती ही है, किसी में बहुत ज्यादा किसी में कम, लेकिन वो ऐसा थोड़ी सी इलास्टिसिटी लेती है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर किसी जगह पे जब प्रेजेंट होती है तो उसको वो एक तरह से कुशन का काम करती है। तो ये वहां पर दोनों हड्डियों के बीच में, जैसे कि आप देख रहे हो ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है, ये हमारे कुशन का काम करती है। अगर वहां पे इन दोनों के आपस में जो है टकराए नहीं, अगर टकराए तो कोई झटका हो तो वो उसको बचाने का काम करती हैं। ठीक है। और तो ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में, जहाँ पे हमारी 26 हड्डियां होती हैं, दोनों हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होती है। और सबसे पतली जो होती है वो हमारे सर्वाइकल एरिया में होती है। और ऐसे ही जब हड्डी थोड़ी बड़ी होती जाती है तो ये थोड़ी मोटी भी होती जाती है ना, नीचे नीचे। तो लंबर एरिया में थोड़ी सी ये जो है थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो है प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़ता रहता है, बॉडी का जो प्रेशर भी आता है। तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे मेरुदंड में, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है। क्योंकि हम जब झुकते हैं, जो भी हम काम करते हैं, या हमारे पूरी बॉडी का अपर जो प्रेशर है वो इसे ये ही जो हमारे वेट को एक्चुअली मेंटेन करते हैं, हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करती हैं। तो ये जो डिस्क है इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। और ये हमारे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो होते हैं, जो आप देख रहे होंगे, ये इस आगे वाली पिक्चर में दिखा रखे, जो रीढ़ की हड्डी के इस तरह से जो प्रोसेस है, तो दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में जो ज्वाइन करते हैं हमारे लिगामेंट भी करते हैं, है ना। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ते हैं? लिगामेंट होते हैं। तो वो लिगामेंट भी बहुत बड़ा रोल करते हैं कि वो हमारे इस सीध में रहें। ठीक है ना। तो कई बार हमारा जब हम खराब पोस्चर की वजह से या किसी चोट की वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अलग अलग तरह की जो जिस तरह की कमी आती है या क्षति पहुंचती है, तो उसी हिसाब से रोग भी हो जाता है या इसको कोई दिक्कत भी आ जाती है। तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम को अगर हम देखेंगे, एक को पूरा जो मेन होता है वो बॉडी होती है, फिर उसके प्रोसेसेस भी निकले होते हैं, और बीच में जो खाली जगह होती है वो हमारी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है, कि वहां से ना काफी नर्व्स वगैरह पास होती हैं। और जो हमारी कार्टिलेज होती है, इसको हम ये जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं। इसके अंदर मतलब गोलाई में इस तरह से आप देख रहे होंगे, तो फाइबर्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो बाहर के जो हमारे होते हैं उसको एन्युलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, और बीच में जो हमारा इसका भी एक तरह से वहाँ पे बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमारे जो पूरे हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डियों में हैं तो हालांकि 26 हड्डियां, परंतु हमारे डिस्क जितनी प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं 23। ठीक है। वो कैसे, अभी हम देखते हैं। तो जो 6 जो होती है हमारी सर्वाइकल रीजन में होती है, क्योंकि 7 हड्डियां हैं, 7 हड्डियों के बीच में आपस में होती हैं, तो वहां पे कितनी हो गई?
बीच में है दोनों हड्डी में, तो हमारी 6 होती हैं वहां पर, ठीक है। फिर हमारे थोरेसिक रीजन में वहां पे हमारी 12 होती हैं, लंबर में हमारी 5 होती हैं, क्योंकि उसी हिसाब से। और हमारे फिर जो इसके हमारे अगर हम गिनती गिनते हैं तो ये हमारी 23 आती है, ठीक है। और फिर हमारे जो सेक्रम और कॉकेक्स में सच नहीं प्रेजेंट होती हैं। आईवीडी के 3 पार्ट्स होते हैं, अभी हमने देखे। जो एकदम अंदर का बीच का हिस्सा होता है वो हमारा इनर वन जो होता है वो न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। बाहर जो एक तरह से सर्कल टाइप में इसके होते हैं उनको हम एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं। और इसकी जो होती है एंड प्लेट्स होती हैं ऊपर और नीचे की तरफ, तो हम उनको जो एंड प्लेट्स को कार्टिलेज की ही वो होती हैं। आप जैसे इस पिक्चर में देखोगे हरे रंग की गहराई से उसमें दिखाया हुआ है, तो 2 कार्टिलेज एंड प्लेट्स होती है। ये डिस्क के बारे में बताया है। तो अगर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस बिल्कुल उसका इनर कोर बिल्कुल सेंटर का होता है, और ये जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ज्यादातर उस जो है वो पानी का बना होता है। यहाँ पे जो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो एक लूज टाइप के होते हैं, कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है, लूज नेटवर्क होता है। इतने मतलब बीच में ये होता तो है मतलब बिल्कुल बीच का हिस्सा, लेकिन इसके जो रेशे होते हैं थोड़े से कम, उसमें आपस में ये डेंस होते हैं, लूज टाइप के होते हैं, डेंस इतना नहीं होते हैं वो। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर का होता है। एन्युलस जो हमारे आसपास के, जो मैंने बताया कि जो फाइबर्स होते हैं वो आसपास जो होते हैं इसके, तो वो हम होते हैं एन्युलस फाइब्रोसिस। नाम से ही पता है फाइब्रोसिस में वो रेशे फाइबर्स ही ज्यादा वो होते हैं। बीच का जेली टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, बाहर का फाइबर से बना हुआ होता है। उसकी लेयर्स में होती है कोसेंट्रिक, जैसे कि ना सर्कल सर्कल बना देते हैं हम, छोटा गोल चक्कर, फिर उसके बाहर बाहर बाहर, है ना। तो इस तरह से वो इस तरह की लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और उसका भी अगर हम देखते हैं इनर और आउटर पोर्शन होता है थोड़ा सा। और यहाँ पर जो कोलेजन कॉम्पोजिशन इन दोनों में थोड़ी अलग अलग होती है। बेसिकली फाइबर्स की जो प्रेजेंट होती है ताकि वो कोई भी शॉक उसको आराम से करे और इंजरी ना पहुंचे, इस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है। एंडप्लेट्स जो होती है वो ऊपर और नीचे जो कार्टिलेज जो होता है उसके अंदर ही होता है। तो जो ऊपर और नीचे की जो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कार्टिलेज एंडप्लेट्स बोलते हैं। ये जो है इसमें आराम से कोई भी चीज अगर जो फ्लो होनी होती है उसके जेल लाइक स्ट्रक्चर में, फाइबर्स में, वो आराम से चले जाते हैं। ये डिस्क जो है न्यूट्रिशन भी देता है उसको, उसकी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। उसमें अगर कुछ ऐसी चीजें अंदर आनी चाहिए तो वहीं से ही आएंगी, और बाहर जानी चाहिए तो उसकी प्रोटेक्शन, उसकी हेल्थ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डिस्क का क्या काम है? फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है, लचीलेपन को हमारे बनाता है हमारे शरीर में। मतलब जैसे भी अगर हम कुछ काम करते हैं, जंप कर रहे हैं या बहुत भारी सामान उठा लिया है, तो ऑब्वियसली हमारी वर्टिब्रल कॉलम पे ही जो है इफेक्ट आता है। तो वो उसी हिसाब से ही तो वो उसको हम लचीलेपन जो है उसको झेल लेता है, और स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है, स्ट्रेंथ भी देता है, ताकि हमारी बॉडी का पोस्चर जो है मेंटेन भी रहे, है ना। आपस में हड्डियां जो हमारा, बिकॉज रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी को पोस्चर मेंटेन करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करती हैं। डिस्क एक वर्टिब्रा को दूसरी वर्टिब्रा से सेपरेट भी करके रखती है, और शॉक एब्जॉर्ब की, मतलब अगर दोनों आपस में कोई मान लो जंप किया, झटका लगा, या कुछ एकदम जोर से किसी ने धक्का दिया, गिर गया जमीन पर, तो वो शॉक जो लगता है उसको भी झेलती है। जो जेल लाइक स्ट्रक्चर था, बीच में उसके रेशे थे, वो आपस में हड्डियां आपस में ना टकराएं, उनको कोई क्षति ना पहुंचे, तो जो झटका भी लगता है जो भी, उसको भी झेल जाती है। शॉक एब्जॉर्बर, जैसे आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में, है ना, स्कूटर में इतने नहीं होते, मोटरसाइकिल में लगे होते हैं ना शॉक एब्जॉर्बर, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देखा होगा। होता है कि अगर मान लो कोई गड्ढा आ गया या स्पीड ब्रेकर आ गया, तो वो इतना झटका नहीं लगता, उसमें वो झेल जाते हैं। वो शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है कि अगर कोई झटका लगे उसको झेल जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये जो कार्टिलेज होते हैं दोनों हड्डियों के बीच में, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं कि मान लो कोई भी झटका लगा है, ये इसको वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि हमारे बाकी ऑर्गन्स को जो है दिक्कत ना है। और रिस्ट्रिक्टेड, हाँ मैम कुछ लोग ज्वाइन होना चाह रहे हैं, वो हो नहीं पा रहे हैं, मैसेज आ रहा है। इसलिए कहती हूँ सबको कि प्लीज आप लोग सब टाइम पर ज्वाइन हो जाइए। मैं 5 मिनट के बाद ही, हाँ बहुत सारे लोग हैं,
जो कह रहे थे ना कि क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे, अब आप देखिए, तो जो लोग फिर रह जाते हैं ना, इसलिए मैं एक आध मिनट और फालतू दे देती हूँ कि अब सब लोग जुड़ गए हैं। तो सबसे मैं यही निवेदन करूंगी कि आप लोग प्लीज टाइम पर आ जाइए, क्योंकि कई बारी स्लाइड के टाइम पर मुझे कुछ और इस समय नहीं दिखाई दे रहा होता है। चलिए अब आगे। थैंक यू जिन्होंने भी मुझे इन्फॉर्मेशन दी, प्रियंका है शायद, थैंक यू सो मच। कि मैंने इधर मैसेज भी नहीं देखा मैंने। चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, अगर जो जब ज्वाइन कर गए थे आप एक बार है ना ज्वाइन कर लिया करिए। तो एक बार ज्वाइन करने से अगर किसी का नेटवर्क इशू है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उनको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती एंट्री करने के लिए। उनका जब नेटवर्क अपने आप ठीक हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को ही पता है, पर फिर भी मैं बोलूंगी क्योंकि क्लास शुरू हो जाती है, तो जो आप लोग मिस कर जाते हो तो आपको दोबारा से रिपीट करनी पड़ती है। तो सबसे निवेदन करूंगी कि समय जो दिया जाता है आप उसी में ज्वाइन कर लिया करिए, ठीक है। चलिए, तो हमारे जो क्वेश्चन है ये एक तो जो दोनों हड्डियों के बीच में जो है मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करती है, क्योंकि जितना मूवमेंट उसकी जरूरत है उतना ही होगा। अगर बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तो वो भी नुकसान पहुंच सकता है। तो जो उसका मूवमेंट जितना होना चाहिए उसमें हेल्प भी करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कह सकते हो या हेल्प करता है, उसको मेंटेन करता है, ठीक है ना। और वर्टिब्रा में एक शॉक एब्जॉर्बर मैंने बताया कुशन का काम करता है, और उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देता, उसका स्ट्रेस को रिमूव भी करता है और साथ ही साथ प्रोटेक्शन करता है। क्यों, कैसे कि उसके बीच में से हमारी जो स्पाइनल कर्व रिकॉर्ड जा रही है और वहां से हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, उनकी भी ये प्रोटेक्शन करता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर से हमारी मेरू रज्जु और बहुत विभिन्न प्रकार की नसें जो हमारे पूरे शरीर में फैल रही हैं, जो हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये हमारे फंक्शन है कि हमारे जो ये डिस्क और हमारी वर्टिब्रास वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। अब योग से हमारे जो है इफेक्ट ऑफ योगा ऑन द स्केलेटल सिस्टम, इसमें हमें पता ही है कि हम लोग अपने हड्डियों को क्या करना चाहिए, हम अपने हड्डियों को उनकी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए। स्केलेटल सिस्टम के बारे में आप पढ़ चुके हो, जॉइंट्स के बारे में भी अभी आपने पढ़ लिया था, और फंक्शंस के भी बारे में हम समझते हैं कि हमारी हड्डियों की हेल्थ मेंटेन बहुत जरूरी है। सिस्टम्स पढ़ाते हैं जब हम भी पहले, तो यूजुअली हम स्केलेटल सिस्टम ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी का बिल्कुल बेस है, फ्रेमवर्क बनाता है। अगर हड्डियां कमजोर होंगी, अगर आपका ढांचा ही ठीक नहीं होगा, अगर उसकी नींव ही ठीक नहीं होगी, तो आपका जो पूरा जो ऊपर जो भी उसके ऊपर आपने किला खड़ा किया है, जो आपकी अब तो बॉडी खड़ी हुई है, वो इतने अच्छे से नहीं मेंटेन रह पाएगी। तो उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको अपने हड्डियों का भी ध्यान रखना है, और अपनी बोन्स को, अपने स्केलेटल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वहां पे सिर्फ ये नहीं, हम हड्डी, हमारे लिगामेंट हैं, टेंडन भी हैं, हमारे जॉइंट्स भी हैं, हम इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं। अब इन्हीं से ही हमारी अटैच होती हैं जो मसल्स होती हैं। तो हम नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी, सिस्टम हम लेंगे, मसल का ही लेंगे। हमें अपनी बोन्स की हेल्थ मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। तो बोन्स की हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो हम अपने योग के उसमें अगर हम बात करते हैं, तो खैर यहाँ पे हम योग की जो अवस्थाएं बताई गई हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे अभ्यास, लेकिन इनसे पहले मैं कहूंगी कि सबसे पहले आहार का ध्यान रखना है। आपको अपनी हड्डियों को अगर मेंटेन करना है, आप अभ्यास करते हो, लेकिन उससे पहले उनकी जो है हेल्थ मेंटेन करने के लिए, एक मिनट, हेलो, हेल्थ मेंटेन करने के लिए उनके आपको डाइट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो डाइट में आप क्या ध्यान रखेंगे उसके लिए, बोन्स के लिए? कैल्शियम रिच मैम डाइट। सबसे पहले विटामिन डी होगा तभी कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन होगा। हाँ, विटामिन डी है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आयरन, कैल्शियम। आयरन, कैल्शियम, तो आयरन और कैल्शियम के सोर्सेस तो सभी को ही पता होंगे। विटामिन डी कैसे मिलता है आपको? सन। सन।
जी मैम सन से source of मिलता है सन से और मिलता है। सनलाइट से सनलाइट सनरेज से मिलता है, ठीक है ना। और मैम जो Natural फोर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे भी मिलता है। हाँ, वो जो फोर्टिफाइड होते हैं, लेकिन जो नेचुरल, हम हर चीज को अपने नेचुरल सोर्सेज से ही पहले लेने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको ही प्रेफरेंस देंगे। तो आजकल के परिवेश में हम सनलाइट को हम नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक करना है, क्योंकि जो नाइट शिफ्ट यूजुअली करते हैं, आप लोग में से होंगे शायद, या जो आपके घर में भी होंगे, आप लोगों ने देखा उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है। क्या करते हैं वो लोग? रात को तो ड्यूटी करते हैं। देखिए अभी भी कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो रात को तो ड्यूटी करते हैं, है ना, और दिन में क्या करते हैं, उनका फिर थक जाते हैं तो आराम करते हैं। एम आई राइट? यस मैम। तो सनलाइट एक्सपोजर क्या उनको मिल पाता है? इतना नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आजकल जो है क्या करते हैं, फिर वो लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, बोन्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बोन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है ना, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उनको सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि आप, पर अब वो तो नाइट शिफ्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई उनका इस तरह से है। तो फिर उनको सप्लीमेंट्स जैसे फोर्टिफाइड वगैरह जो फूड्स आप बोल रहे हो कि उसमें उस पे हम लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप जो भी चीज लो उसको नेचुरल सोर्सेज से ही लेंगे। तो उसके लिए हम उनको क्या रिकमेंड करते हैं, आप अगर विटामिन डी जैसे लेते हो, कैसे लेते हो आप लोग, बताइए क्या मॉर्निंग करते हो? टाइम, मैम मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा धूप में। हाँ, वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो होती है सुबह सुबह की धूप। ये नहीं कि 10 बजे उठे, चलो जी अब वॉकिंग के लिए चलते हैं, है ना। तो हम लोगों में, हमारे योग में सूर्य नमस्कार का इसीलिए बहुत ही महत्व है, शुरू से ही है, कि हमें जो है सूरज की जो किरणें हैं, जो हमारा 7 रंग है ना। और सिंपल सी बात ही, पहले तो हम सूरज को जल भी चढ़ाने का जो हमारे निमित्त कार्य होता था, वो भी उससे भी एक सिंपल, अगर कोई टाइम नहीं निकाल पाता है इतना कि भाई मेरे पास, सबके पास ना टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको मतलब किसी कल्चर में वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन एज ए इसको थेरापेटिक्स पर्पस के लिए भी आप मान के देख लिए कि जब हम सूर्य देवता को जब हम जल चढ़ाते, तो उस पानी में से जो उनकी रेज होती हैं, वहां से उनका जो है रिफ्रैक्शन होता है, और वहां पे क्या होता है कि वो जो किरणें हैं वो 7 रंग में डिवाइड होती हैं। सभी को पता है कि जो कलर है कैसे बनते हैं हमारे, और वो हमारी बॉडी पे जब वो 7 रंग जो होते हैं, हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है। और यही जो हमारे जो होती हैं, फिर विटामिन डी भी ऐसे ही हमें भी प्राप्त होता है, रेस का भी इफेक्ट हमारे को मिलता है, कलर थेरेपी भी हमारी हो जाती है। विटामिन डी की तो एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी पे करती ही करती है। तो ये बहुत माध्यम होते हैं कि करें। और डाइट में जो हमारे सोर्सेज होते हैं, हमें उनके लेना चाहिए। दूध है, दूध से बनी हुई चीजें हैं, कैल्शियम का जो रिसोर्सेज होती हैं। इसके अलावा, दूध के अलावा आप कैल्शियम के कौन से रिसोर्सेज होते हैं आप ले सकते हैं, जो आर वेरी गुड फॉर अवर बोन हेल्थ? मैम तिल, सफेद तिल होता है, और वो क्या नाम है, मखाने, बनाना वगैरह भी इसमें से लेते हैं मैम, बनाना हो गया। बनाना। जूसी फ्रूट्स ले सकते हैं मैम हम लोग। नहीं, कैल्शियम पनीर और दूध से बनी की बात कर रही हूँ, कैल्शियम कैल्शियम का तो मखाना हो गया, सफेद हरी तिल हो गए, सब्जियां, हरी सब्जियां, खाने हरी में सब्जियां हो मिल्क गई। है, मिल्क लेकिन हमारे कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर ऑल्सो हाँ वेरी गुड, हाँ है ना। जी मैम। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं आयरन है, लेकिन उसमें भी हमारे कैल्शियम के सोर्सेज होते हैं। तो हमें मतलब, अब ये एक एक सब्जी गिन गिन गिन, लेकिन अपनी बैलेंस्ड आप डाइट रखोगे, अपने खाने में सब चीजों को जो है इंक्लूड करोगे, तो आपको किसी भी चीज की जो है डेफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है ना। तो बोन्स की हेल्थ के लिए हम अपने डाइट के ऊपर तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, लाइफस्टाइल पे भी रखेंगे। लाइफस्टाइल पे कोशिश करेंगे कि सूरज जब उगता है तभी हम उठ जाए अपने बिस्तर से, क्योंकि जो उस समय की जो रेज होती हैं, जो बहुत ही बेनिफिशियल होती है, नहीं तो उसके बाद जो है यूवी रेज का प्रकोप ज्यादा हो जाता है, वो फिर हम लोगों को नहीं मतलब इतनी जरूरत होती है उनकी एब्जॉर्प्शन की। तो शुरू शुरू की जो रेज होती है वो आपको मिले, उसके लिए यू हैव टू
गेट अर्ली, है ना, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें आहार और विहार को ध्यान रखना है। और उसके बाद अब हम योग की जब हम बात करते हैं तो योग में फिर से हम बात करते हैं, सबसे पहले षटकर्मा करते हैं। तो षटकर्मा में हम क्लीनिंग अपने बॉडी की करते हैं। तो हमारे बोन हेल्थ के लिए जो भी हमारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट है बॉडी में, हम उनको रिमूव करेंगे। तो वो नेति है, लघु शंख प्रक्षालन है, नौली, कपालभाति, कोई भी षटकर्मा जैसे भी हो आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हो। आसन्स में भी हम पहले जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम के रूप में हम यहाँ पर पवन मुक्त आसन सीरीज जो होती है वो हम करेंगे। फिर उसके बाद आसन में ताड़ासन है, शशकासन है, भुजंगासन, मार्जरी आसन, सूर्य नमस्कार मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, शवासन है, सभी प्रकार के आसन है। अगर सुबह सुबह के उसमें आप करते हो कि बहुत लाइट सनलाइट में, तो आपका वो भी प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम है, भ्रामरी उज्जयी है, हाँ जी, नाड़ी शोधन है जी। मैम पूछना था कि सुबह अगर सनलाइट में जाते भी हैं तो फिर भी कितना टाइम रहना चाहिए मैक्सिमम, या फिर मिनिमम अर्ली अर्ली अर्ली, बिल्कुल अर्ली, बहुत सुबह सुबह का ही होता है। अब वो आपके ऊपर करता है कि हम तो यही कहेंगे, देखो सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। गर्मियों में अगर आप 8 बजे की भी धूप देखोगे बहुत तेज हो जाती है ना। सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अर्ली, जितना अर्लीस्ट आप करो, बहुत लेट नहीं, ठीक है ना। वो थोड़ा सा मैम वो ड्यूरेशन पूछ रहे हैं कि कितने ड्यूरेशन टाइम तक आपको रहना चाहिए। एटलीस्ट 15 मिनट, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अपनी बॉडी के डिपेंड करता है। 15 मिनट्स इज ऑल सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि आपको 1-1 घंटा रहना है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग में जब आप वॉकिंग कर रहे हो कि आपने सोचा चलो 15 मिनट घूम आएंगे, ऑब्वियसली वो 15 किलोमीटर घूमते हो आप, तो 15 किलोमीटर आप शायद 15 मिनट में नहीं वॉकिंग कर पाओगे। मे बी इट विल टेक टाइम एंड डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, उसका लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, उसका काम क्या करता है, वो उसकी बॉडी की एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी, ऑल थिंग्स मैटर। अभी मैं आपको कह दूं जी आप इतने बजे से नहीं, ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है। बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा देर तक कर लेते हैं, बहुत उनको नहीं इतना। बड़े लोग हैं, कुछ लोगों को ज्यादा देर नहीं वो रुक पाते हैं। तो जैसा आपका घर का सिस्टम है, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट तो एटलीस्ट कम से कम, ठीक है ना। बाकी उससे ज्यादा जैसे भी आपका टाइम है, किस समय आप सुबह गए हो, 5 बजे जाते हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप 5 बजे के बाद 7 बजे तक आराम से जो है कर सकते हो, 2 घंटे बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आप गए 7 बजे ही हो तो 7:15 तक दैट इज सफिशिएंट। प्रैक्टिस क्या कर रहे हो मैटर्स करता है, ठीक है ना। ओके, तो प्राणायाम के साथ साथ मुद्रा व बंध है। मुद्रा और बंध में हम लोग वायु मुद्रा, योग मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, जलंधर बंध और उद्यान बंध का अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्सेशन के तौर पर योग निद्रा, और मेडिटेशन में हम सोहम का ध्यान और ओम रेसिटेशन, ठीक है ना। हम चीजों को क्या अवॉइड करना चाहिए कि झटका नहीं देना है, स्पेशली अपनी रीढ़ की हड्डी पे। जैसे होता है ना, कुछ लोग अपनी बिना वार्म अप किए, क्योंकि वार्म अप से आपकी मसल्स जो होती हैं रिलैक्स, उनके अंदर उनकी रिलैक्सेशन भी होती है और उनकी टोनिंग अच्छी हो जाती है ना। तो गर्माई जब आती है तो वो बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाती है। लेकिन आप बिना उसके, कोई भी आपने वार्म अप किया या आप कोई प्रैक्टिस नहीं करते, अचानक से कोई भारी सामान उठा लेते हो या आपके उसको झटका मिल जाता है, आपने पलंग खिसका दिया, तो क्या होता है, आपके एकदम से जो है इंजरी हो सकती है आपकी स्पाइन में। तो जर्की मूवमेंट्स, झटका नहीं देना है अचानक से। आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हो तो कोई भी चीज हो तो आराम से, अगर आपका नीचे कोई सामान गिर जाता है, हम क्या करते हैं आराम से ना लोअर बैक से यूं झुक के सामान उठाते हैं, दैट इज नॉट अ गुड। थोड़ा हल्का सा नीज को बैंड करके तब उसको करना चाहिए, उससे हमारी स्पाइन के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। रेगुलर आप अपनी मसल्स की हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए, ताकि आपकी बोन की हेल्थ मेंटेन रहे। मसल्स की हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको रोजाना कुछ ना कुछ आपको शारीरिक अभ्यास भी करने चाहिए। चाहे वो आप कुछ भी करें, आसन करें, या आप जो है सिर्फ वॉकिंग करते हैं या दौड़ लगाते हैं, जैसे कि जॉगिंग करते हैं, लेकिन अपने शरीर की मसल्स की हेल्थ मेंटेन करनी है। मसल्स की हेल्थ मेंटेन रहेगी तो आपकी बोन्स की भी हेल्थ मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम तो कैल्शियम बहुत खा रहे हैं, हम तो जी बहुत विटामिन डी भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें को पता नहीं क्यों हो गया, मेरे को तो फ्रैक्चर हो जाता है, मुझे तो हो जाता है, क्योंकि आपके मसल्स की भी बात हो जाती है। आपके मसल्स जिनके साथ मूवमेंट होते ही है ना, तो वो भी मेंटेन करता है। और हमेशा अपने पोस्चर को मेंटेन करना है, ठीक है। पोस्चर अगर मेंटेन आप करोगे तभी आपके जो
बोन्स के जॉइंट्स भी मेंटेन रहेंगे और एक्टिविटी भी बढ़िया रहेगी। तो डेली कोई ना कोई आपको जरूर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। यूज हार्ड बेड फॉर स्लीपिंग। बहुत ज्यादा जो अगर मैट्रेस यूज करते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट, तो उसमें हमारी स्पाइन की जो है वो पोस्चर मेंटेन नहीं रहता है। उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा आजकल सभी उसमें टीवी में एड्स वगैरह में बता देते हैं, आपकी जो नॉर्मल जो कर्व जो है स्पाइन का वो मेंटेन नहीं रहता है। जब स्पाइन का कर्व मेंटेन नहीं रहता है तो उसी के साथ हमारी बाकी बोन्स भी अटैच होती है, तो हमारे बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाता है और हमारे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। डाइट का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सिट्रस फ्रूट और जूसेस भी लेने चाहिए, कैल्शियम विटामिन भी लेना चाहिए, और कोई भी किसी भी प्रकार का एडिक्शन, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, टी एडिक्शन या कॉफी एडिक्शन टू मच, वो भी सब आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये हमारे जो है स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड थी। और एक शॉर्ट में दोबारा से रिवीजन के तौर पर मैं जो स्लाइड ये दिखाती हूँ, तो ये आप देखिएगा। ये हम हालांकि मैंने उस दिन भी स्टार्ट किया था। तो हमने जो स्केलेटल सिस्टम में क्या अभी तक पढ़ा, हमने ये पढ़ा था कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियां जो होती हैं, जो एक वयस्क में 206 होती है, लेकिन जब बच्चा होता है तो 206 नहीं होती, ज्यादा होती हैं। धीरे धीरे वो आपस में जो मिल जाती हैं और एंड में हमारे 206 हड्डियां रहती हैं, ठीक है ना। और सभी हड्डियां जो है एक फाइब्रस टिश्यू से ही बंधी रहती हैं, वो हमारे लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेजेस वगैरह जहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। बोन्स का जो भी एंड होता है वहां पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए कार्टिलेज की परत चढ़ी रहती है, क्योंकि हार्ड है। हार्ड और हार्ड अगर कहीं पे किसी से टकराएगा तो वो घिसेगा, उसकी जो है दिक्कत होगी। तो इस वजह से वहां पे हमेशा कार्टिलेज की परत चढ़ी रहती है। हमने पढ़ा था कि स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है, वो एक फ्रेमवर्क का काम करता है, कोमल अंगों को सहारा देता है, प्रोटेक्शन करता है। और हमारे जो यहाँ पर मसल्स अटैच होती है हमारी बोन से, कौन सी मसल्स अटैच होती हैं? स्केलेटल मसल्स, जो कि हमारे शरीर के अंदर गति प्रदान करती हैं। और हड्डियों के अंदर जो होता है मज्जा होता है, मैरो होता है, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, वहां पे हमारे ब्लड के सेल्स का जो है फॉर्मेशन होता है। हमारे शरीर के ब्लड सेल्स, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो या हमारे WBC हो, प्लेटलेट हो, हमारी रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है हमारी हड्डियों के मज्जा के अंदर ही होता है। तो ये हड्डियों का बहुत बड़ा काम है। साथ ही साथ हड्डी के अंदर हमारा स्टोर हाउस भी है, ठीक है। स्टोर हाउस क्या होता है? स्टोर हाउस के अंदर हम चीजों को कलेक्ट करके रखते हैं। यहाँ पे किस चीज का स्टोर हाउस है? मिनरल्स का है। कौन से मिनरल्स? कैल्शियम और फास्फोरस का। तो वो इस तरह से हमारे जो है हमारी बोन्स का ये बहुत बड़ा रोल है। हमने देखा था कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न शेप्स की, विभिन्न आकार की, विभिन्न प्रकार की हड्डियां होती हैं। और वो हमने देखा था कि कोई लंबी हड्डी थी, जैसे कि हमारे हाथ पैरों की हड्डियां आप देख रहे हो कि लंबी, जहाँ की जो चौड़ाई जो है कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है। लेंथ इज मोर देन द ब्रेड्थ इज नोन एज द लॉन्ग बोन्स। उसके एग्जांपल हमारे कौन से थे? अब आपने हड्डियों के नाम पढ़ चुके हैं। फीमर बोन थी जो हमारी जंघा की थी, हमारी टिबिया जो कि आपके सामने शिन बोन भी हमने इसको कहा था, उसी के साथ में एक पतली हड्डी अटैच होती है जो कि हमारे फिबुला बोलते हैं, है ना। हाथ की जो थी हमारी ह्यूमरस थी, और हमारी कौन सी थी? रेडियस और अल्ना थी। ये सारी हमारी लंबी हड्डियां होती हैं। शॉर्ट बोन्स होती हैं जो कि लंबाई और चौड़ाई समान होती हैं, वो हमारी कलाई की होती हैं या हमारी टखने की होती हैं। का से कलाई, का से कार्पल मैंने बताया था, टा से टखना, टा से टार्सल मैंने आपको बताया था। तो कार्पल और टार्सल्स की हमारी शॉर्ट बोन्स होती हैं। फ्लैट बोन्स जो कि चपटी होती हैं, वो कहाँ पर होती है? हमारी रिब्स भी हमारी चपटी सी होती है, हमारी स्टर्नम हमारी चपटी थी, हमारी स्कल हमारा जो था वो चपटा था, हमारी जो हिप बोन इसमें रेलगुन में आती है। तो ये हमारे जो खोपड़ी की, फिर हमारे स्कैपुला की, ये हमारी फ्लैट बोन्स में आती हैं। इर्रेगुलर में हमारी वर्टिब्रास आती हैं, जो कि अभी हमने देखा था मेरुदंड की बात होती थी। और हमारी हिप बोन, ये भी हमारे इर्रेगुलर टेढ़ी मेढ़ी के आकार में, इनका कोई आकार हम इसको नहीं समझ पाते हैं। फिर एक हमारी थी सेसमॉइड बोन जो कि तिल के आकार की, उसको इसलिए हम सीसम मतलब
तिल को बोलते हैं, इसलिए सेसमॉइड बोन, जो कि हमारी दो होती है, एक पटीला एक पिसिफॉर्म। पिसिफॉर्म हमारे हाथ में एक हड्डी होती है, वो भी तिल के आकार की होती है, इसलिए वो पिसिफॉर्म थी कलाई में। और पटीला जो हमारी घुटने के ढक्कन की, जो हम घुटने की हड्डी जो हम बोलते हैं घुटने के ढक्कन पे होती है, वो हमारी पटीला बोन होती है। ये हमारी हमने देखा था कि इस प्रकार की बोन्स थी। फिर हमने ये देखा बोन्स बनती कैसे हैं। बोन्स हमारे पानी 25% होता है और ठोस जो हमारे सॉलिड 75% होता है। इसमें भी हमारे जो होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जिसको हम कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। कार्बनिक हमारे 30% होते हैं, ऑर्गेनिक वाले, इनऑर्गेनिक हमारे 45% होते हैं। तो ऑर्गेनिक जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे यूजुअली हमारा कोलेजन होता है, जो कि हमारे रेशे जो होते हैं हम उसको समझेंगे, जो कि क्रिएटिन, प्रोटीन, ओसिन, ये सब हमारे इनसे बनते हैं। मतलब जो प्रोटीन वाले तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, आप ये सोच सकते हो। अकार्बनिक वाले में हमारे कैल्शियम, मुख्य रूप से कैल्शियम प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट, जो हमारे बोन में हम अगर इनऑर्गेनिक की बोलेंगे तो हमारा 99% कैल्शियम होता है, और पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब चीजें होती है। फास्फोरस हमारा यहाँ पर हमारा 17% होता है, और कैल्शियम 39 टोटल बॉडी का है। बोन में हम 99% हमारा जो है कैल्शियम हम समझेंगे, और हमारे ये टोटल बॉडी अमाउंट इन द बोन है ना। और फॉस्फेट भी यहाँ पे 88% जो लिख दिया है। साथ ही साथ पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, ये सारे तत्व भी इसमें होते हैं। तो आयरन भी प्रेजेंट होता है, थोड़ा बहुत क्लोरीन, लिथियम, ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो उस हिसाब से हमारी बोन को हार्डनेस भी देते हैं। इन्हीं की वजह से जो होती है, और इनऑर्गेनिक की वजह से ही हार्डनेस होती है। लेकिन जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रेशे कोलेजन्स होते हैं, इनकी वजह से हमारे बोन में थोड़ा बहुत लचीलापन भी आता है। इनमें बहुत कम होता है, लेकिन वहां पे भी होता है। तो फिर हमने देखा था हमारी रीढ़ की हड्डी के जो दो सिरे होते हैं, एंड्स होते हैं, है ना, बाहर से बहुत हार्ड थी ये, है ना, और अंदर से स्पॉन्जी टाइप होती है, और उसके बीच में हमारे जो होता है, जो लंबाई जो इसकी होती है, वहां पे अंदर इसके प्रेजेंट होते हैं हमारा, आप देख रहे होगे, मैरो। एंड पे जो मैरो होता है वो लाल रंग का होता है, बीच का जो मैरो होता है वो पीले रंग का होता है। बाहर की जो बहुत हार्डनेस होती है वो हम इसको पेरिओस्टियम भी बोलते हैं। और वैसे जो दूसरी बोन होती है वो स्पॉन्जी टाइप की होती है, अंदर जो हमारी है मज्जा। लाल मेरू रज्जू जो होता है ये हमारा सॉरी हमारी अस्थि मज्जा। तो यहाँ पर हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, और येलो वाले में हमारी फैट की स्टोरेज रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारी बोन का स्ट्रक्चर होता है। बोन के सेल्स होते हैं कि जो कि बोन की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, हमने पहले भी देखा था। ऑस्ट्रोजेनिक सेल्स से तो हमारे बोन्स की बनने की शुरुआत होती है, जो बच्चे में जैसे होते हैं, उसके बाद वो सेल्स की जो है नए रूप में चेंजेस होते रहते हैं। तो सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, वो हमारी बोन्स को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो उसको न्यूट्रिशन देना शुरू करते हैं, कि भाई ताकि उसकी जो है स्ट्रेंथ, जो उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है वो मिलता रहे। और ऑस्टियोसाइट उसको मेंटेन करके रखते हैं, कि मान लो अगर इसके अंदर कैल्शियम कम हो रहा है, फास्फोरस कम हो रहा है, तो वो जहां तहां से लेके फिर इसको देगा, भैया इसकी वो मेंटेन भी रहनी चाहिए। ऑस्टियोक्लास्ट उसको खाना पीना देने का काम करता है। तो ये तीनों सेल्स यूजुअली हमारे जो है बोन सेल्स के ये फॉर्मेशन में, और ऑस्टियोजेनिक से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद ये तीनों सेल्स इसकी मदद करते हैं। जैसे फ्रैक्चर वगैरह भी हो जाता है हमारा, हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हम क्या करते हैं, रेस्ट देते हैं बॉडी को, और फिर हमारे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट सेल्स होते हैं, ये अपने आप काम में लग जाते हैं, और ये हमारे हड्डी की रिपेयर शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, कोई दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, हम थोड़ा बहुत कैल्शियम एक्स्ट्रा देते हैं क्योंकि इसकी फॉर्मेशन के लिए होते हैं, नहीं तो इनको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ रेस्ट आप देते हो, उनको पोस्चर में रखते हो, और एक प्लास्टर सा बांध देते हो, ताकि इनकी जो है मूवमेंट कम से कम हो और इनका रिपेयरिंग जल्दी से जल्दी हो, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम यहाँ पर स्टोर हाउस होता ही है। हमने बताया था 99 जो प्रेजेंट हमारे बोन्स में ही प्रेजेंट हमारे बॉडी का जो कैल्शियम है वो वहां पर प्रेजेंट होता है। 88 हमारे शरीर का जो फॉस्फेट है वो हमारा वो भी बोन्स में होता है। 54 मैग्नीशियम होता है। तो अगर कोई किसी बोन में अगर छेद होता है
है ना, तो उसको हम फोरामेन बोलते हैं, और अगर कोई गुफा टाइप का होता है उसको हम साइनस बोलते हैं। दीज आर द टर्म्स यूज करते हैं। फिर हमने देखा था अपने एक्सियल स्केलेटन, जो कि बीच के एक्सिस हम में बोलते हैं, सेंटर में जो हमारी बोन्स आती हैं, एक मेन एक्सिस जो बनाती है, दैट इज अ एक्सियल स्केलेटन, ये जो ब्राउन कलर की है। और यहाँ पर जो है हमारे हाथ पैर की जो हड्डियां जुड़ी हुई होती है वो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन था। स्कल के बारे में हमने पढ़ा था, स्कल हमारा किससे बनता है, हमारी क्रेनियल और फेशियल बोन से। क्रेनियल बोन्स हमारे हमने देखा था कि 8 थी, और हमारे जो फेशियल बोन्स थी वो हमारी 14 थी। हमने इनके बारे में डिटेल से पहले पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी 3 हड्डियां कान में भी होती हैं, राइट में 3 है, लेफ्ट में 3 है, तो टोटल 6 होती हैं। बहुत छोटी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी यही होती है। इनमें भी सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेप्स होती है, ये 3 अलग अलग आकार की होती हैं। इनके नाम होते हैं मैलस, इनकर और स्टेप्स। मैलस हम देख रहे होंगे थोड़ा सा, जो हमारा हथौड़ी के शेप का होता है। जब साउंड वेव्स आती हैं तो हमारे कान के पर्दे के ऊपर जब थपथपाहट होती है, जैसे ढोलक पे आप करते हो, ऐसे वो फड़फड़ाता है। तो बहुत छोटी हड्डियों में वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस से हिलती है, मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट को, वाइब्रेशंस को आगे ट्रांसफर करती है। फिर इनकस होता है, जैसे कि जो यहाँ पर एक जो मोची एक स्ट्रक्चर यूज करता है फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द शूज। उसके बाद हमारी स्टेपीज होती है, जैसे कि घोड़े की, यहाँ पे कंकाल लिखा है पर दैट इज नहीं, जो पैर रख के आप जिसके ऊपर चढ़ते हो, स्टेपीज हम इसको बोलते हैं। सबसे छोटी हड्डी इन तीनों में भी यही होती है। फिर ये जो वाइब्रेशंस को आगे हम देखते हैं ना, अगर ये यहाँ पे हमारे कान के बीच में मिडल में प्रेजेंट होती है, फिर ये इंटरनल ईयर में हमारी वाइब्रेशंस को भेज देती है, वो मस्तिष्क में, फिर वो वाइब्रेशंस हमारे वेव्स में कन्वर्ट होके नर्व्स के माध्यम से दिमाग में जाते हैं, उनको फिर वो हम लोग समझते हैं कि हमने क्या सुना। एक हड्डी और होती है हमारे गले में होती है, ये अकेली ऐसी हड्डी है जिसकी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, हमने पहले पढ़ा था, और ये हमारी टंग के साथ अटैच रहती है, हायोइड बोन होती है। फिर हमने रीढ़ की हड्डी बहुत डिटेल में पढ़ा है। गर्दन की हड्डी हमारी साथ है, सर्वाइकल बोलते हैं। फिर हमारी चेस्ट की जो होती है थोरेसिक वर्टिब्रा 12 है। फिर हमारी पेट के अंदर या कमर में हम इसको जो बोलते हैं, हमारी 5 हड्डियां, सबसे बड़ी यही होती है, चौड़ी भी होती है, पूरी बॉडी का पर वेट यही झेलती है। और उसके बाद हमारे हिप बोन से जो अटैच होती होती है कमर के बिल्कुल निचले हिस्से में, जो हमारी पेल्विक एरिया में सेक्रम बोन होती है। पहले कभी 5 होती थी, अब ये सिर्फ सारे 5 मिलके सिर्फ 1 रह गई है, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। और टेल बोन है सबसे नीचे जो होती है, ये देखो थोड़ी सी नीचे घूमी हुई है, इसको कॉर्टेक्स बोलती है। कभी 4 होती थी, ये भी सब फ्यूज होके 1 ही रह गए। तो टोटल पहले जो 33 गिनती होती थी, अब हमारी सिर्फ ये 26 हड्डियां रह गई हैं। बच्चों में अभी भी थोड़ी 33 होती है, क्योंकि बच्चों में ज्यादा होती है, फिर ये धीरे धीरे फ्यूज होके हमारी इतनी हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो एकदम नवजात शिशु है, उसकी वो तो रीढ़ की हड्डी में जान ही नहीं होती, आप उसके कमर पे हाथ लगाते हो वो बैठ नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी बोन्स जब स्टिफ होती रहती हैं, वो फिर लेटने से बैठना शुरू करता है, फिर खड़ा होना शुरू कर देता है, फिर उसकी बोन्स के अंदर स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। फिर हमने देखा था हमारे स्टर्नम के बारे में, जो हमारी चेस्ट की बोन होती है, कटार की शेप में होती है। इसके साथ ही हमारी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, 12 पसलियां होती हैं एक साइड पे, 12 दूसरी साइड पे, तो टोटल 24 हड्डियां हैं, पसलियां हैं हमारे थोरेसिक रीजन में। ये एक पिंजरा बनाती है, इस पिंजरे के अंदर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स, हमारे लंग्स और हमारे हार्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो हमारी शुरू की जो हमारी 7 हड्डियां हैं वो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, इसलिए उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। 8वीं 9वीं और 10वीं वो डायरेक्टली स्टर्नम से ना जुड़ के वो 7 से जुड़ जाती है, तो वो इस तरह से स्टर्नम से इनडायरेक्ट रूप से जड़ती है, तो इसलिए उनका नाम होता है फॉल्स रिब्स। और हमारी 11वीं और 12वीं पीछे तो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती है, लेकिन आगे वो किसी से नहीं जुड़ी होती है, वो आगे इसी तरह से पूरी आगे तक नहीं आती है, साइड तक ही रहती है, तो उनकी अटैचमेंट आगे से किसी ने, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है ना। अपेंडिकुलर में हमने देखा था जो हमारे हाथ पैर की हड्डियां होती है, हमारे कंधे और हमारी बाजू की हड्डी होती है। कंधे की उसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डर, जिसमें कि हमारी स्कैपुला बोन होती है, हमारी क्लेविकल होती है, तो जो हमारी 4 हड्डियां होती हैं। फिर हमारी बाजू में जो हमारी हड्डी होती है वो आती है, और हमारी जो लोअर लिम्स में हमारा जो हिप बोन जो होती है, हमारे यहाँ पर जो बनता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है हमारा हिप बोन से बनता है। हिप बोन के मैंने बताया था 3 पार्ट थे,
ईलियम जो ऊपर का पार्ट होता है, ईस्चियम जहां जिस सिरे पे हम यूजुअली बैठते हैं, और प्यूबिस जो सामने का हिस्सा होता है। पूरी हिप बोन सिर्फ सामने प्यूबिस के माध्यम से जुड़ी होती है, तो वहां पर जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है हमारा, सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि बहुत ही लेस मूवेबल जॉइंट में हमारे आता है। हैंड की बोन्स हमने देखी थी, जो हमारी कंधे से लेके कोहनी तक होती है, ह्यूमरस होती है, ये फीमर के बाद हमारी सबसे लंबी हड्डी में आती है, बहुत स्ट्रांग होती है ये भी। फिर कोहनी और कलाई के बीच की 2 हड्डियां थी हमारी, रेडियस जो कि हमारे अंगूठे की तरफ की जो जुड़ी हुई होती है वो रेडियस होती है, जो छोटी उंगली की तरफ जुड़ी हुई होती है वो अल्ना होती है, ठीक है ना। फिर हमारी कलाई की हड्डियां थी 8, जिनको हम बोलते हैं कार्पल्स। फिर हमारी हथेली में जो हमारे आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स से जुड़ी हुई मेटाकार्पल्स। और हमारी उंगलियों की जो हड्डियां होती हैं वो 14 होती हैं, हर उंगली में 3 और अंगूठे में सिर्फ 2, तो 14 हड्डियां, जिनको हम बोलते हैं फैलेंजेस। तो यहाँ पर हमारे रिस्ट बोन की हम इतनी देख लेते हैं कि जो हमारी 8 हड्डियां हैं जिनको हम कार्पल्स बोलते हैं, वो चार के रूप में हमारी ये इस तरह से फॉर्म होती हैं। तो ये हमारे आप देख रहे होंगे, तो हमारी शेप के ऊपर ही इनका आधार वो रहता है। तो अगर अंगूठे की साइड से हम देखते हैं तो वहां पे हमारी होती है ट्रेपीजियम, फिर ऊपर ही उंगली से जो जुड़ी हुई है, पहले ट्रेपीजॉइड है, फिर उसके साथ में हमारी कैपिटेट है, फिर हेमेट है, और वहीं पर ही एक हमारी पिस्सी फॉर्म आप देख रहे होगे। मैंने पिस्सी फॉर्म आपको सेसमॉइड बोन में भी बताई थी, ये शेप हमारी सेसमॉइड बोन की होती है, आप देख रहे होगे यहाँ पे भी तिल के आकार की। तो शरीर में 2 हड्डियां थी, एक पटीला थी, एक पिस्सी फॉर्म हमारी कलाई में होती है, और बाकी हमारी उसी के शेप पे है। अब इसके 4 के बाद ये जो हमारी 4 हुई, अब ये 4 जो नीचे की तरफ हम शुरू हो गए, ट्राइक्वेट्रम है, ल्यूनेट है, और फिर हमारी ये है स्केफॉइड। ये हमारी कार्पल्स हैं, 8 हैं हाथ की हड्डियां। इनके बाद हमारे जो ये हथेली में जो हड्डियां हमारी आती हैं, ये हमारी मेटाकार्पल्स होती है, और हाथ की हमारी उंगलियों की होती हैं फैलेंजेस, ठीक है ना। तो ये हम देख चुके हैं। और मेटाकार्पल्स के बाद जो हमारे फैलेंजेस होते हैं, उंगली में जैसे 3 है, अंगूठे में 2 होती हैं, इनके नाम भी हमने पढ़े थे, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि जो अटैचमेंट के पास होती है, तो हमारी अटैचमेंट के यही पास है, तो ये प्रॉक्सिमल है। सबसे दूर वाली जो हमारे सिरे की होती है वो हमारी डिस्टल फैलेंजेस होती हैं। फिंगर 1, फिंगर 2, इस तरह से हम इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर के नाम से हम इनके नाम आगे दिए जाते हैं। लेग में थी हमारी हिप बोन के बाद हमने देखा था शरीर की सबसे लंबी सबसे स्ट्रांग हड्डी हमारी फीमर होती है, जो जंघा की हड्डी होती है, इसको हम थाई बोन भी बोल देते हैं। फिर हमारी घुटने पे हमारी पटीला जो थी, फिर हमारे पटीला से नीचे जो हमारे घुटने से नीचे और हमारे टखने के बीच की जो हड्डी होती है, फिर हमारी होती है टीबिया, ये भी लंबी हड्डी में होती है, ये भी हमारी इसको हम शिन बोन भी बोलते हैं। उसके साथ ही एक सपोर्टिव हमारी और बोन होती है, जैसे हमारी हाथों में रेडियस हलना थी ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे ये दोनों हड्डी जो होती है, एक बड़ी और एक थोड़ी छोटी होती है लंबाई में, तो वो हमारी होती है साइड वाली फिबुला होती है, जो डायरेक्ट फीमर से नहीं जुड़ती है, वो फिबुला से ही जुड़ती है, नीचे हमारे टखने की हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। जो टखने में हमारी हड्डियां होती है वो तो होती है टार्सल्स। टार्सल्स कितनी थी हमारी? 7। फिर हमारे जो टार्सल्स अटैच वाली जो हमारे तलुए को बनाती हैं वो कौन है? हमारी मेटाटार्सल, और फिर हमारे फैलेंजेस, है ना। तो देखिए इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ये, तो हम टार्सल्स में देखते हैं, तो इस पिक्चर में आप देखोगे ये हमारी जो हमारी एड़ी बनाती है सबसे नीचे की, ये हमारी बोन कौन सी थी? मैंने बताया था कलकेनियस, ये वाली सबसे नीचे जो आपकी एड़ी का नीचे का है, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर हमारी यहाँ पे आप साइड पे देखिए टेलस, टेलस की साइड से निकली हुई ना, आपको बहुत अच्छे से फील होती है, जो हम आप साइड पे आप देखते हो ना, आपके एक पॉइंटेड से सिरे नजर आते हैं, वो आपकी टेलस होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारी नेविकुलर है, फिर हमारे यहाँ पे क्यूनिफॉर्म्स हैं, इंटरमीडिएट, मीडियल और लेटरल, 3 क्यूनिफॉर्म्स हैं, और ये हमारी क्यूबॉइड बोन है। तो ये हमारी 7 टार्सल्स है यहाँ पर, ये हमारी जो है प्रेजेंट है, ओके। इसके बाद हमारी मेटाटार्सल्स और हमारी फैलेंजेस जैसे कि हमारी हाथ में होती है, ओके। तो हमारे कैल्केनियस को हम जो है इसको हम हील बोन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? हील बोन, ओके। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब भी किसी के कुछ डाउट्स या प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
मैम टार्सल 8 है या फिर 7 अभी देखिए 7 ओके, दिखा देती मतलब हूँ। कार्पल्स 8 है और टार्सल 7 हाँ, है। टार्सल 1 कम होता है, कार्पल्स 8 है, टार्सल 7 है, 7 है। ठीक है, जैसे कि आप Thank देख you. रहे होगे इसमें ऐसे इसकी इनकी जो है ये अरेंज होते हैं। जी मैम, मैम टीबिया और नहीं, टीबिया और फेबुला ये किससे अटैच होती हैं, ये मैं सुन नहीं पाई थी। टिबिया डायरेक्ट फीमर से अटैच होती है और फिबुला